मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम MA 301 के अंतर्गत रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का अगला लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारा टॉपिक चल रहा है और इसका जो सिलेबस का यूनिट नंबर 1.3 और 1.4 ये दोनों हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड रेटिंग ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन। और इससे पहले हमने रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन, वेरियस मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में अध्ययन किया था। रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन में हमने आपको ये विदित किया था कि किसी स्थान से ऊष्मा का निष्कासन यदि हम करते हैं सराउंडिंग में तो उस स्थान का तापमान में कमी होती है, और उस तापमान में कमी होती है तो उस स्थान में हम यह मानते हैं कि उस स्थान में हमने रेफ्रिजरेशन या कूलिंग प्राप्त कर ली है। उसी के अंतर्गत हमने एंशिएंट टाइम से लेके लेटेस्ट मेथड्स रेफ्रिजरेशन के बारे में टोटल 10 मेथड्स आपको बताए थे, और उनमें से जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं वो हम पूरे सिलेबस में रिपीट करेंगे, और ब्रीफ जो मेथड हैं वो आपको मैंने बताए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, उसके अंतर्गत हम रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या होती है, रेफ्रिजरेशन की यूनिट से क्या तात्पर्य है, रेफ्रिजरेंट की यूनिट क्यों इम्पोर्टेंट है, जितनी भी रेफ्रिजरेटिंग मशीन है उनमें यूनिट क्यों एज्यूम करते हैं हम, यूनिट कितनी इम्पोर्टेंट है, और इसी के साथ रेटिंग, मशीन की रेटिंग। जिस तरह हम एक इंजन की रेटिंग हॉर्स पावर में देते हैं, उसी तरह हमारी जो जितनी भी रेफ्रिजरेटिंग मशीन्स है उनकी भी हम रेटिंग एक यूनिट से करते हैं, और उस यूनिट का नाम है टन। तो हम यहाँ जितनी भी रेफ्रिजरेटिंग मशीन्स है उन मशीन में हम टन को परिभाषित करते हैं। किसी एयर कंडीशनर की कैपेसिटी 1 टन है तो उसका क्या मतलब हुआ, 2 टन है तो कैसे होगा, और 1 टन का तात्पर्य क्या है। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं हम एक परिभाषा के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है उसको बोलते हैं हम इकाई टन। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन है हमारी टन बोलते हैं इसे। तो प्रशीतन के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली प्रशीतन की इकाई टन है, जिसे हम निम्न अनुसार परिभाषित करते हैं। तो टन की जो परिभाषा है एंशिएंट टाइम से या एशरे ने जो ली है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम 1 टन आइस से तात्पर्य समझते हैं। हम 1 टन आइस जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से को 1 टन पानी जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा का निष्कासन करना होगा, वो जो रेटिंग है वो 1 टन के बराबर होती है। इसको हम इस परिभाषाओं के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है, प्रशीतन प्रभाव को व्यक्त करने वाली इकाई टन ऊष्मा अंतरण की वह दर है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले 1 टन बर्फ़ के 24 घंटे में समान दर पर पिघलाकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले 1 टन पानी में परिवर्तित करने के दौरान होती है। मेरे हिसाब से ये परिभाषा अगर आपको ठीक तरह समझ नहीं आई तो ये जो दूसरे शब्दों में दूसरी परिभाषा है ये काफ़ी इजी है, और ये परिभाषा आपको इजीली समझ पाएंगे कि 1 टन प्रशीतन क्या है। टन प्रशीतन प्रभाव की वह मात्रा है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले 1 टन बर्फ़ को 24 घंटे में समान दर से पिघलकर
0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले पानी में परिवर्तन करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर टन का तात्पर्य है 1 टन प्रशीतन प्रभाव, 1 टन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, क्वांटिटी 1 टन कूलिंग, सिंपली कह सकते हैं 1 टन कूलिंग, ये 1 टन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। और वो क्या होगा, वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली 1 टन बर्फ़ को 24 घंटे में समान दर से पिघलाकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले परिवर्तित करने पर प्राप्त जो कूलिंग प्राप्त होती है वो 1 टन के बराबर होती है। तो इस परिभाषा को आप अच्छी तरह समझ लें। और 1 टन की जो परिभाषा है वो जनरली आपसे आशा की जाती है कि आपको पता हो, आपको से पूछी जाती है, प्रैक्टिकल वाइवा हो या मेन एग्ज़ाम हो, और ये हमें पता होना चाहिए। तो प्रशीतन की जो इकाई है वो टन है, और टन का तात्पर्य आप मेरे हिसाब से इन परिभाषाओं से समझ गए होंगे। 1 टन बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका तापमान है 24 घंटे में समान दर पर पिघलाने पर 1 टन पानी जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है में परिवर्तित करने पर जितनी कूलिंग प्राप्त होती है, ये जितनी ऊष्मा या जितना प्रशीतन प्रभाव प्राप्त होगा वो 1 टन के बराबर होगा। अब अगर इसे हम डिराइव करें इस फार्मूले को, 1 टन किसके बराबर, कितने किलोवाट के बराबर होगा, अगर आपने अब तक जो यूनिट पढ़ी है वो किलोवाट के बारे में पढ़ी है, हॉर्स पावर के बारे में पढ़ी है, तो 1 टन किसके इक्विवेलेंट होगा, कितना इक्विवेलेंट होगा, तो इसका एक डेरिवेशन हमें इसमें कर दिखना होगा। तो इसमें हम जो परिभाषा है उसी से डेरिवेशन निकालेंगे। तो बर्फ़ की जो गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट होती है आइस की, वो 335 किलो जूल पर किलोग्राम होती है, और 1 टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो बर्फ़ की जो टोटल लेटेंट हीट होगी या गुप्त ऊष्मा होगी वो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 335 किलो जूल होगी। और इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस प्रकार 24 घंटे में 1 टन बर्फ़ को 1 टन पानी में परिवर्तित करने हेतु अंतरित की जाने वाली आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो यहाँ पर जो आइस की लेटेंट हीट है वो है 335 किलो जूल पर किलोग्राम, और हमें 1 टन बर्फ़ एज्यूम की है या 1 टन बर्फ़ को माना है, तो 1 टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो हमने 1000 को मल्टीप्लाई किया 335 किलो जूल से, क्योंकि 335 किलो जूल 1 किलोग्राम के लिए है। 1 किलोग्राम बर्फ़ की जो गुप्त ऊष्मा है या लेटेंट हीट है वो 335 किलो जूल है। तो 1000 के लिए कितनी होगी, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। और ये जो गुप्त ऊष्मा है ये 1 किलोग्राम बर्फ़ के लिए होती है। तो उसमें ऊष्मा अंतरण की दर कैसे निकालेंगे हम, ये हमने 1 टन जो आइस की जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन है वो 24 घंटे के लिए निकाली है। तो पर घंटे के लिए कैसे करेंगे हम, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 335 डिवाइडेड बाई 24, और यह जो ऊष्मा अंतरण की दर आएगी किलो जूल पर आवर में आ जाएगी। तो ये हो जाएगी किलो जूल पर आवर में। अब हमें निकालना है 1 प्रशीतन टन रेटिंग। तो हम क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 335 डिवाइड बाई 24 और डिवाइडेड बाई 60। अगर 60 से हम डिवाइड करते हैं 24 से डिवाइड करने के बाद, तो हमें जो ऊष्मा प्राप्त होगी वो होगी 232.6 किलो जूल पर मिनट, और 232 किलो जूल पर 0.6 किलो जूल पर मिनट। लेकिन हम इसको व्यवहारिक उपयोग में एग्जैक्टली 1 टन प्रशीतन को हम 210 किलो जूल पर मिनट के बराबर लेंगे। तो ये आपको स्टैंडर्ड फार्मूला एक मान लीजिए आप, 1 टन जो रेटिंग होती है वो 210 किलो जूल पर मिनट के बराबर होती है। अब अगर हम मिनट को भी सेकंड में चेंज कर दें तो किलो जूल पर सेकंड हो जाएगा ये, और जूल पर सेकंड जो होती है जैसा कि पता है वाट होता है, तो किलो वाट में आपका 1 टन रेटिंग आ जाएगा। तो हमने 210 में 60 से डिवाइड कर दिया 210 को, और हमें जो मान प्राप्त होगा वो होगा 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। तो 3.5 किलो जूल पर सेकेंड को हम 3.5 किलो वाट भी कह सकते हैं। और 3.5 किलोवाट एक हमारे पास अगेन एक रिलेशन आ गया। 1 टन प्रशीतन या 1 टन रेटिंग जो होती है वो 3.5 किलोवाट के बराबर होती है, या 1 टन रेटिंग 210 किलो जूल पर मिनट के बराबर होती है। तो ये डेरिवेशन को आप याद रखते हुए आपको इस तरह से आपको
ये फार्मूला बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको याद कर लेंगे आप। ये जनरली रिटर्न एग्ज़ाम्स में या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें यह आता है, एक टन रेटिंग कितने किलो जूल पर मिनट के बराबर होती है, ये कितने किलोवाट के बराबर होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको बताया है। इसी प्रकार मशीन टन की रेटिंग जो है वो भी 1 टन प्रशीतक के बराबर ही होती है, 1 टन कूलिंग के बराबर होती है। तो प्रशीतन मशीनों में रेटिंग एक व्यक्ति द्वारा दिए गए समय पर कितनी मात्रा में ऊष्मा बाहर निकालता है उस पर निर्भर करती है। प्रशीतन मशीनों को इकाई प्रशीतन द्वारा रेटिंग दी जाती है, जिसे हम स्टैंडर्ड वाणिज्यिक टन प्रशीतन कहते हैं, जिसे हम परिभाषित करते हैं। 1 टन बर्फ़ को पिघलाते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे में, तो उससे प्रशीतक प्रभाव रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट कहलाता है, ये उत्पन्न होता है। तब हम देखते हैं कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बर्फ़ के लिए 336 यहाँ लिखी हुई है, मैंने 330 का एग्जांपल दिया, तो एग्जैक्टली हम 336 होती है, 335 कहीं लिखा हुआ है, तो 335 336 करीब अप्रोक्सीमेट हम लेते हैं। तो यहाँ पर 336 मल्टीप्लाइड बाई 1000 वो का वही फार्मूला इसमें किया, लेकिन किलो जूल पर आवर में करना है तो ये आती 14,000 किलो जूल पर आवर। तो इस तरह से ये हमारा रेटिंग ऑफ रेटिंग मशीन का टॉपिक फिनिश होता है। और इसमें जो है वो आपको परिभाषा, मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन और टन रेटिंग की परिभाषा सहित एक डेरिवेशन जो आपको बताया अभी, 1 टन रेटिंग कितने किलोवाट के बराबर होती है, उसको आप अच्छी तरह समझ लें। और इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ अभ्यास प्रश्न भी है जो आपको याद रखने हैं, और ये अभ्यास प्रश्न मैंने 2 बनाए हैं। इसमें प्रशीतन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन, राइट वेरियस मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। राइट वेरियस मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसको आपको कुछ करना नहीं है, ये क्वेश्चन मैं आपसे एक तरह से पूछ रहा हूँ और आपको इसी हिसाब से नोट्स बना लेने हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित प्रशीतन विधियों को समझाइए। एक्सप्लेन फॉलोइंग रेफ्रिजरेटिंग मेथड्स। इसमें है आइस रेफ्रिजरेशन और कंप्रेस्ड गैस एक्सपांसन रेफ्रिजरेशन। इन मेथड को आपको समझ लेना है। वैसे तो आपको 10 के 10 मेथड जो आपको बताए मैंने, उनको आपको समझ लेना है और वो मेथड को समझ के ब्रीफ में उनके नोट्स बना के आपको इस तरह से तैयारी कर लेनी है। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक था वो पहली यूनिट रेफ्रिजरेशन की वो फिनिश होती है। और इस यूनिट में मैंने आपको रेफ्रिजरेशन के बारे में बताया, मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में बताया, और यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। थैंक यू। अगला लेक्चर हम यूनिट 2 पर करेंगे।